गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर जो विजयनगर साम्राज्य बना वो कैसे बना। एक्चुअली में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन में वे कैसे थे और फिर इन्होंने स्वतंत्र राज्य कैसे बनाया। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर जो विठल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है और महानवमी डिब्बा है, थोड़ा सा क्लियरिटी बता दीजिए, उसमें साथ में ही गोपुरम वगैरह का, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि जो है विजयनगर में जो किलेबंदी थी, विजयनगर साम्राज्य में कितने लेयर में किलेबंदी थी, कितने स्टेज में किलेबंदी थी, किलेबंदी का क्या महत्व था, किलेबंदी करना क्यों आवश्यक था उस समय में। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य में जो जल प्रबंधन था, यहाँ वाटर क्राइसिस था, तो यहाँ के जल आपूर्ति कैसे होती थी, किन किन माध्यमों से जल की आपूर्ति होती थी, यहाँ सिंचाई के क्या साधन थे, ग्रामीण लोग जल का यूज कैसे करते थे, फिर यहाँ शहरीकरण के लिए केंद्र के लिए जल कहाँ से आता था। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी, जैसे तुंगभद्रा नदी वगैरह, कृष्णा नदी वगैरह, फिर यहाँ पे जो हौज बनाए गए हैं, फिर यहाँ पर हिरिया नहर बनाया गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि भाई विजयनगर साम्राज्य अगर इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य था तो इसका पतन क्यों हो गया, आखिर इसके पतन के पीछे का क्या कारण था। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे आज। साथ ही थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो विजयनगर साम्राज्य में जो कितने विदेशी यात्री आए, जैसे आप लोग पढ़े हो कि इटली से आए हैं, आप पढ़े हो कि ईरान से आए हैं, फ्रांस से आए, तो विजयनगर में जो विदेशी यात्रियों का अध्ययन करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे महान राजा हैं, तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा क्योंकि इनके बारे में बताया जाता है कि उस समय के सबसे ताकतवर राजा में आते हैं। बाबर ने भी इनको बताया कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय थे। तो एक अंतिम बिंदु पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो कुछ विद्यार्थियों का डाउट रहा उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे ये दिल्ली सल्तनत जो दिख रहा है, आप देखोगे जो दिल्ली सल्तनत दिख रहा है, तो दिल्ली सल्तनत जो दिख रहा है इस समझिए यहाँ पर किसका, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ का राजा कौन है, तो आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये पूरा क्षेत्र पे कब्जा है, जो भी दिख रहा है इसे, इस सारा का सारा जो रेड कलर में दिख रहा है, इस पूरा का पूरा किसका कब्जा है, मोहम्मद बिन तुगलक का कब्जा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर राजपूतों का क्षेत्राधिकार है, राजपूत किंगडम है। यहाँ पर आप देखोगे पूर्वी गंग का राज है। यहाँ पर देखोगे कि आप काकतीय किंगडम है। यहाँ पर देखोगे हरा कलर में जो थोड़ा सा दिख रहा है कंपीली, और यहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का पिंक में होयसल। और ये जो पूरा आप देख रहे हो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत 3 राज साम्राज्य को हम लोग को दिमाग में रखना है। पहला रखेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। फिर हम देखेंगे कंपीली, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण छोटा सा राज है। और तीसरा हम देखेंगे होयसल। तो जो कंपीली और जो होयसल है दक्षिण भारत में है, जबकि दिल्ली सल्तनत उत्तरी भारत में है। तो आप देखोगे इसको, एक कहानी आप देखोगे यहाँ पे कि यही 3 राज्य के बीच में कहानी चलेगा भी, कैसे विजयनगर साम्राज्य बना। तो आप यहां देखोगे मैंने बताया कि 3 राज्य के बीच में कहानी चलेगा। तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक है, और यहाँ पर दक्षिण भारत में ही एक छोटा सा राज है कामपीली, कंपीली भी बोलते हैं इसको, और यहीं पे एक होयसल राज है। तो आप देखोगे
कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक जो दुश्मन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक दुश्मन होता है, तो उसको क्या देखोगे कि काम्पिल्य राज इसको अपने संरक्षण में रख लेता है। काम्पिल्य राज जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो दुश्मन को अपने यहाँ संरक्षण में रखता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि जो हमारा दुश्मन है उस पर अगर हम अटैक करते हैं तो आप हमारे दुश्मन को संरक्षण क्यों दिए। तो काम्पिल्य जब मोहम्मद बिन तुगलक का दुश्मन का संरक्षण देता है, इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर जो काम्पिली पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद आप देखोगे यहां पर जो राजा है मुमदी, इस राजा के यहाँ हरिहर और बुक्का सेनापति थे। तो आप देखोगे कि काम्पिल्य राज के अंदर ही हरिहर और बुक्का सेनापति थे। तो इस सेनापति को यहाँ पर हराने के बाद, काम्पिल्य राज को हराने के बाद आप देखो कि मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को लेके चला जाता है अपने साथ दिल्ली, जबकि हरिहर और बुक्का मंत्री पद पे थे यहाँ पे काम्पिल्य राज में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक उनको ले जाता है, ले जाने के बाद इसको यहाँ पे क्या करता है कि इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तक तो पॉइंट सही था, लेकिन बाद में देखोगे कि बाद के काल में होयसल राज जो है क्या करता है, काम्पिल्य पे अटैक करता है। तो आप खुद देखो कि अभी जो काम्पिल्य राज मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल में था और यहां से ही काम्पिल्य राज से ही हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले गया था। लेकिन बाद में देखो कि होयसल साम्राज्य इस काम्पिल्य पर अटैक कर देता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को भेजता है कि जाओ भाई आप होयसल के विद्रोह को दबाओ, वो हमारे राज पे अटैक किया। इसी संदर्भ में जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आता है, हरिहर और बुक्का जब यहाँ पे आता है, तो आप देखो कि दोबारा यहाँ पर आने के बाद एक विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता और मोहम्मद बिन तुगलक के पास वापस नहीं जाता, एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता। तो यहाँ पर क्या था, हिस्टोरिकल इवेंट यही था। जो राजनीतिक इतिहास का बात करेंगे विजयनगर का, तो यही थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास था। संक्षेप में इतना ही हम लोग समझते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिन्होंने कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर मंडप और गोपुरम वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से इसको समझाइए। तो जनरली आप मंदिर देखोगे तो मंदिर में देखोगे मंदिर है, तो मंदिर के अंदर में यहाँ पर इसको बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पर कोई भी मूर्ति होता है, जो मूर्ति का जिसको हम लोग पूजा करते हैं, तो ये गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाता है। आप देखो कि गर्भगृह से जस्ट बगल में एक मंडप बनाया जाता है। जनरली मंडप में आप देखो कि लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना वगैरह यहाँ से करते हैं, क्योंकि गर्भगृह में सिर्फ पुजारी लोग ही प्रवेश कर सकते हैं या राजा महाराजा। बाकी जितने भी आप देखोगे अनुयायी वगैरह सारे मंडप में रहते हैं। और जितना भी देखोगे पहले मंडप में क्या था, आगे पढ़ोगे भोज मंडप क्या है, नृत्य मंडप क्या है, कुछ कुछ ऐसे मंडप होते थे। आप दक्षिण भारत में देखोगे कि ऐसे 2-3 मंडप होते थे। तो किसी को बोलते थे नृत्य मंडप। तो नृत्य मंडप में जनरली मंदिर के जो मंडप में नृत्य होता था, शादी विवाह भी नृत्य मंडप में होता था। और एक होता था भोज मंडप। भोज मंडप में जहाँ पर खान पान वगैरह सब लोग खाते थे, मंदिर के बाहर में जो भोज मंडप में खाना वगैरह खाते थे, तो इस प्रकार का मंडप था। और मंडप देखो क्या, गेट को ही गोपुरम बोलते। मंदिर से भी बहुत बड़ा बड़ा गेट बनाया गया है। आप देखो कि मंदिर का आकार छोटा है और गेट का ही आकार बहुत बड़ा हो गया। साउथ में आप देखोगे तो उसी को बोलते गोपुरम। गोपुरम कुछ नहीं है, गेट है। इस गेट के रास्ते से आप कहाँ आओगे, सीढ़ी पे आओगे, सीढ़ी के बाद मंडप, और मंडप के बाद आप कहाँ, मंदिर में प्रवेश करोगे। तो बस यही इसका संक्षिप्त में इसका वर्णन था। और कुछ बच्चों का सवाल था सर, आप जो इसके बारे में एक मंदिर पे सवाल था बच्चों को कि सर, हाँ जो सर मंदिर के बारे में आप जो बताएं हम्पी के बारे में, कि हम्पी में जो बहुत सारा मंदिर है उसके बारे में एक संक्षेप में बताइए, बहुत लोगों का डाउट था। तो हम्पी क्या है कि जैसे विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था, हम्पी एक शहर है। और आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि हम्पी का खोज
कोलिन मैकेंजी ने किया था 1815 में। इसके पीछे भी कहानी बताए थे। और जो हम्पी नाम पड़ा था वो पंपा देवी के नाम पे पड़ा था। आप देखो कि वहाँ का जो स्थानीय देवी है उन्हीं के नाम पर हम्पी शहर का नाम पड़ा था। तो कुछ लोगों का कहना था कि सर हम्पी क्या था, तो हम्पी एक शहर है जो विजयनगर का राजधानी है। और इसका खोज किसने किया था, तो आपको बताया था कोलिन मैकेंजी किया था। और हम्पी का नाम किस पे पड़ा, तो हम्पी का नाम वहाँ के पंपा देवी एक स्थानीय मातृ देवी है, उन्हीं के नाम पर हम्पी पड़ा था। तो मैकेंजी खोज कैसे किया था, एक्चुअली क्या था कि मंदिर है, तो मंदिर में बहुत सारा उसके भग्नावशेष माने टुकड़े हो गए, महल के टुकड़े मिल गए, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से इसको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ विस्तृत साम्राज्य रहा होगा। तो इसी के माध्यम से मैकेंजी क्या किया था, हम्पी शहर का खोज किया था। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर क्या किया, अलेक्जेंडर कुछ नहीं किया, वहां पर गया, वो जितने सारे मंदिर थे जो खंडर में बदल चुके थे, जो भग्नावशेष में बदल चुके थे, जो टूट गए थे, तो फोटोग्राफी सारा का क्या किया कि फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद क्या किया, कंपाइल के एक फाइल बनाया और उस फाइल के माध्यम से अध्ययन किया कि विजयनगर कैसा साम्राज्य रहा होगा, फोटो के माध्यम से। तो अलेक्जेंडर क्या किया था, एक विस्तृत फोटोग्राफी लिया था। जबकि आप पढ़ोगे जे.एफ. फ्लिट कुछ नहीं किया, वहां पर गया, विजयनगर साम्राज्य में गया, उस साम्राज्य के अंदर जितना भी मंदिर था, जैसे कि विठल मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, या महानवमी डिब्बा हो गया, या फिर देखोगे कि आप हजारा राम मंदिर हो गया, तो मंदिरों में क्या किया कि मंदिर के दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा होता था, उसको शिला लेख बोलते थे। शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब लिखना। उनकी दीवारों पे जो पेंटिंग था, जो नक्काशी था, उसके माध्यम से हर जगह अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस पर एक पत्रिका जारी किया था संकलन करने के बाद। और मार्शल क्या किया, मार्शल को लगा कि नहीं भाई, सांस्कृतिक धरोहर है और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विजयनगर साम्राज्य रहा, तो उनको उन्होंने संरक्षण दिया ताकि बाकी लोग इस धरोहर को नष्ट न कर सके। तो ये थोड़ा सा उसका क्या था, ब्रीफली था। अब जैसे कि नहीं, हाँ, कुछ विद्यार्थियों का सवाल था कि सर जब विठल मंदिर बनाया विरूपाक्ष, तो चलिए कुछ नहीं था। आप देखो कि विठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर एक प्रकार का विष्णु भगवान का मंदिर था, ये आपका किसका था, विष्णु भगवान का मंदिर था। विरूपाक्ष देखो कि शिव भगवान का मंदिर था। हजारा राम मंदिर राम का मंदिर था। और ये महानवमी डिब्बा क्या था, तो महानवमी डिब्बा एक चबूतरा था। देखो कि यहाँ पर विठल मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाया गया है, नक्काशी ढंग से बनाया गया है। आगे में आप देखो कि इसके आगे गोपुरम वगैरह है। विरूपाक्ष मंदिर के भी आगे गोपुरम बहुत अच्छा बनाया गया। और ये दोनों मंदिरों में अच्छा सा नक्काशी और शिल्पकार किया गया। आप देखोगे कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हजारा राम मंदिर का हजारा राम मंदिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मंदिर जो बनाया गया उस मंदिर के अंदर में हजारों आपका नक्काशी और पेंटिंग बनाया गया। और हर एक चित्र में, मतलब कहने का मतलब 1000 से भी ज्यादा चित्र बना, हर एक चित्र में एक अपने आप में कहानी है। तो आप देखोगे हजारा राम मंदिर में रामायण का पूरा कहानी चित्र के माध्यम से समझाया गया। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया था हजारा राम मंदिर। चित्र के माध्यम से ही पूरा कहानी कहा गया मंदिर में। आप जाओगे तो पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि कहीं पे रावण कैसे सीता को ले जा रहा है, कैसे फिर हनुमान लंका की ओर जा रहा है, तो पूरा का पूरा चित्र के माध्यम से सारा कहानी बताया गया हुआ हजारा राम मंदिर में आप देखोगे। अब एक है महानवमी डिब्बा। महानवमी आज से तुलना करो, जैसे दुर्गा पूजा या नवरात्रि, 9 दिन का पर्व के बाद हम लोग क्या करते हैं, रावण दहन करते हैं। तो उसी प्रकार महानवमी डिब्बा भी क्या था, उसी से रिलेटेड था कि एक 9 दिन के पर्व त्योहार के बाद जो हम लोग क्या करते थे, रंगमंच कार्यक्रम करते थे। ये जो महानवमी कहने का मतलब, महानवमी क्या हो गया, एक पूजा हो गया। जैसे आज का तुलना करो दुर्गा पूजा हो गया, और इस दुर्गा पूजा को हम लोग हर्ष और उल्लास से इंजॉय करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक मंच बना हुआ था, बहुत बड़ा चबूतरा था, बहुत बड़ा चबूतरा। उसको आप देखो कि लगभग 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। इसका जो हाइट था लगभग 40 फीट था। तो एक बहुत बड़ा चबूतरा था। इस चबूतरे पे लोग क्या करते थे, या तो नाटक करते थे, गीत करते थे, संगीत करते थे, कुश्ती करते थे, रंगमंच करते थे। और बाकी जितने भी दर्शक जो आए थे महानवमी पूजा के उपलक्ष्य में देखने के लिए, तो सारे उस रंगमंच से देखते थे।
तो महानवमी डिब्बा क्या, एक प्रकार का बहुत बड़ा चबूतरा, एक प्रकार का मंच है। तो बाकी हमको लग रहा है जिन विद्यार्थियों का सवाल था वो लगभग खत्म हो गया। तो आज का टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले, जो आज का है, आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रबंधन, विजयनगर में जल प्रबंधन कैसा था। फिर हम लोग पढ़ेंगे वहां किले बंदी कैसा हुआ था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर में विदेशी यात्रा, यहाँ से सवाल हमेशा आता है। आप देखोगे यूपीएससी वगैरह, बीपीएससी, जेपीएससी कोई भी है तो विदेशी यात्री पे सवाल पूछ जाता कि कौन से विदेशी यात्री किस राजा के काल में आए थे। बारबोसा किसके काल में आया था, डोमिंगो किसके काल में आया था, तो पढ़ो कृष्णदेवराय के काल में आया था। अब्दुल रजा किसके काल में आया था, तो देवराय के काल में आया था। तो आप पढ़ोगे विदेशी यात्री से कुछ सवाल आते हैं। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा है कृष्णदेवराय। अब खुद बताओ कृष्णदेवराय कितना महान राजा था कि जिनका तारीफ बाबर खुद किया कि उस समय आप देखोगे कि जो एशिया में कहो कि सबसे ताकतवर राजा कौन है, तो कृष्णदेवराय है। तो समझो कि कृष्णदेवराय के बारे में कहा गया बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ताकतवर के साथ बहुत ही सहिष्णु थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य में सभी धर्मों का संरक्षण था, भाईचारा था। साथ ही साथ अपने माँ के नाम पर एक जो है नांगलपुरम राज शहर का स्थापना भी किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इसमें सबसे पहले हम जल निकासी का बात करते हैं, जल प्रबंधन। तो आप देखो कि जल प्रबंधन का बात करोगे विजयनगर साम्राज्य में, तो जल प्रबंधन का अगर बात आप करते हो तो आप पहले विजयनगर का आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन देखना होगा। तो आप देखो कि यहां से कृष्णा नदी यहां पर जाती है, कृष्णा नदी, और यहां से तुंगभद्रा नदी है, और ये बीच में जो रायचूर दोआब है, इसी इलाके में विजयनगर साम्राज्य है। तो आप देखोगे कि जनरली जो विजयनगर साम्राज्य है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो जनरली जल का जो प्रबंधन होता था, जो जल की पूर्ति होती थी, वो तुंगभद्रा नदी से जल की आपूर्ति होती थी। साथ ही साथ बहुत सारे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वो जो बड़े बड़े पर्वत है उनसे बहुत सारा जल का छोटा छोटा नदी रूप में बहुत सारा धारा निकलता था। वो क्या था कि उसको एकत्रित करने के लिए वो हौज बनाए हुए थे, बहुत सारा हौज था। इस हौज में जो छोटे छोटे नदियां आके मिल जाती थी, तो ये हौज के माध्यम से भी देखो कि हौज में भी बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता था। तो जिसका यूज इन लोग सिंचाई के लिए भी करते थे, स्थानीय यूज भी करते थे। और देखो कि फिर आगे में आप देखो कि एक हिरिया नहर बनाया गया, पढ़ो हिरिया नहर। तो हिरिया नहर का भी प्रयोग सिंचाई के लिए हुआ है और लोगों को दैनिक उपयोग के लिए किया गया है। तो जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। विजयनगर में जनरली पूछा जाता है कि विजयनगर का जो जल प्रबंधन था कैसा था, क्योंकि वाटर क्राइसिस होने के बावजूद उन लोग अपने आप को कैसे मैनेज करके रखा हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग स्लाइड में आगे देखेंगे इसमें कैसे जल प्रबंधन मैनेज करता था। फिर आप आगे पढ़ोगे इसमें जल प्रबंधन के बाद देखो कि किलेबंदी। तो किलेबंदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखोगे विजयनगर में, जो किलेबंदी है। अब किलेबंदी क्यों जरूरी है आपको पता ही है कि विजयनगर जब साम्राज्य चल रहा है, तो विजयनगर साम्राज्य के समय आप यहाँ पर देखो कि दिल्ली सल्तनत, तो आपको पता ही है दिल्ली सल्तनत जहां पर मुस्लिमों का काल है, यहाँ पर चल रहा शासन है। तो एक तो इसको दिल्ली सल्तनत से डर था, साथ ही साथ बगल में बहुत सारे इसके आप देखो कि जैसे आप देखोगे बीजापुर, फिर आप देखोगे बरार, फिर इधर तो दिल्ली सल्तनत का डर है ही, फिर आप देखोगे बहमनी राज, फिर उड़ीसा के राज। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हमेशा विजयनगर साम्राज्य को अपने क्षेत्रीय राजाओं से और दिल्ली सल्तनत से हमेशा यहाँ पे डर होता था। तो डर के कारण इन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किलाबंदी किया था। तो किलाबंदी पढ़ोगे तो विजयनगर अपने सुरक्षा को लेकर बहुत अवेयर था, उस 7 लेयर पर किलेबंदी किया था। आप देखोगे कि 7 लेयर पर किलेबंदी किया था, मतलब किला को ऐसे
प्रोटेक्ट किया था कि 7 लेयर, जैसे कैसे आप पढ़ो कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को वेद नहीं पाया था। तो जनरली क्या था कि एक समझो कि एक चक्रव्यूह था, मतलब विजयनगर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए था। तो आप देखो कि सबसे जो पहला जो घेराव किया गया था, तो विजयनगर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो पहाड़ी, मान ले एक पहाड़ी यहां गया है और एक पहाड़ी यहां गया है, और बीच में जो स्पेस खाली है, तो इसको घेराबंदी कर दिया गया। तो सबसे पहले आप देखो कि चारों तरफ से पहाड़ियों को आपस में घेराबंदी कर दिया। पहाड़ी के बीच में जो खाली स्थान था उसको घेराबंदी कर दिया ताकि बाहर से कोई दुश्मन ना आए। फिर आप सेकेंड लेयर में देखोगे जितना भी जंगल है, जंगल को भी लोग क्या कर दिया, घेराव कर दिया। जंगल, पहाड़ी के अंदर में जो जंगल था, दूसरे लेयर में जंगल का घेराव किया। तीसरे लेयर में आप आओगे तो कृषि क्षेत्र, जहां पर खेती वगैरह करते थे, तो कृषि क्षेत्र को भी घेराबंदी कर दिया। फिर उसके नीचे लेयर में आओगे तो गांव, जितने सारे गांव था उसको घेराबंदी किया। फिर आप देखो कि ऊपरी शहर, फिर निचली शहर, और अंत में राजा का महल। तो आप देखोगे कि 7 लेयर में घेराबंदी किया गया है विजयनगर साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सोच लो कि कितना महत्वपूर्ण घेराबंदी। अब सवाल इससे हमेशा एग्जाम में पूछता है कि जो किले का जो घेराबंदी किया गया था, तो किले के घेराबंदी करने का क्या कारण था? कारण बताइए, लाभ बताइए, और इसका हानि बताइए। तो जनरली सवाल लाभ और हानि पे पूछता है कि आखिर किले को हम लोग जब किए तो क्या लाभ था। तो किलों का आप जब भी घेराबंदी करोगे तो पहला लाभ यही होगा कि आपको तो सबसे पहले क्या होगा, सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगा, आप चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएंगे। और सबसे कारण यही था किले का घेराबंदी करने का कारण, क्योंकि दुश्मनों का बराबर अटैक होते रहता था। साथ ही साथ इसके अलावा आप जितने भी जैसे पशु पक्षी या जानवर से भी आपको बचाव हो जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हो सकता है किले की घेराबंदी में, तो आप देखो कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आसान हो जाता था किले के घेराबंदी के तहत। साथ ही साथ जो भी घुसपैठिया वगैरह आपके अंदर आना चाहेगा तो नहीं आ पाता। अब सवाल था किले के घेरेबंदी क्यों करते थे। करने के पीछे लॉजिक ये था कि पहले आप देखोगे जब भी पहले दुश्मन अटैक करते थे तो आपके घर के बाहर उन लोग महीनों महीनों इंतजार करते थे। महीनों महीनों, मान लें हम किसी किला पर अटैक करने गए, किला को चारों ओर से बंद किया हो, तो 1-2 महीना तक जो दुश्मन वहीं इंतजार करते थे कि जब भी गेट खुलेगा और हम अंदर चले जाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या करता था विजयनगर वाले कि जितने भी कृषि सामग्री था, खेती बाड़ी को भी लोग घेराबंदी कर देता था, जितने भी खेत वगैरह थे, फसल वगैरह थे। क्योंकि जब आप पहाड़ को घेराबंदी कर रहे हो, उसके बाद जंगल को घेराबंदी कर रहे हो, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को घेराबंदी कर दिए, इसका मतलब आपका कृषि फसल सारा क्या हुआ, सुरक्षित हो गया। अब बाहर से जो अटैक करने आएगा तो बाहर ही इंतजार करना पड़ जाएगा। तो 1 महीना ज्यादा से ज्यादा इंतजार करेगा, उसको पता चला यहाँ पर रसद की सामग्री मतलब खाने पीने का जब अगर कोई सामान नहीं मिलेगा तो वापस क्या होगा, लौट जाएगा। लेकिन अगर आप कृषि क्षेत्र को घेराबंदी नहीं करोगे तो क्या होगा, तो दुश्मन आपके फसल को काट लेंगे और बाहर में ही क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, खाएंगे, और आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक इंतजार करेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना होगा, अपना घेराबंदी को तोड़ना होगा, बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, फसल को भी घेराबंदी कर देते थे। हालांकि इसमें नुकसान यही था कि बहुत ही कॉस्टली था, घेराबंदी करना बहुत ही कॉस्टली पड़ा। साथ ही साथ किसान वगैरह जो थे उन लोग बाहर जा नहीं पाते थे, लोगों का जो फ्रीडम और थोड़ा सा बाधित हुआ था। साथ ही लोगों को जो उत्पादन की सुविधा में भी कमी आ गई थी, और बाहर से जो व्यापार वगैरह नेटवर्क वगैरह था वो भी टूट गया था। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा तो कुछ नुकसान होगा। फायदा में आपको सुरक्षा मिलेगा, तो नुकसान में आपको कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ेगा, घेराबंदी महंगा पड़ेगा, खेती बाड़ी में कमी आएगी, व्यापार में कमी आएगी, स्वतंत्रता में कमी आएगी। तो इसका कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी था। लेकिन क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का क्या महत्व था। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी के क्रम में कि जल प्रबंधन तो हम लोग देख लिए, किलेबंदी हम लोग देख लिए, विदेशी यात्रा का भी हम लोग देख लेते हैं, और कृष्णदेवराय का देखेंगे। फिर आगे विजयनगर का पतन, ये जानना बहुत जरूरी है। विजयनगर का पतन,
अब आप ही बताओ, कोई भी अगर नगर है उसका पतन हो गया, डिक्लाइन कर गया, अंत हो गया, कोई भी साम्राज्य का अंत होने का सबसे पहला कारण क्या होगा? यहाँ के जो राजा थे, आप देखो कि सबसे महान राजा कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय का जैसे मृत्यु होता तो इसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आते हैं, आप पढ़ोगे जितना भी उत्तराधिकारी आए हैं वो सारा के सारा क्या थे? उत्तराधिकारी कमजोर थे। उत्तराधिकारी कैसा थे? कमजोर थे। पहला पॉइंट है कि राजा के बाद का जो राजा बना वो कमजोर था। दूसरा, इसका हमेशा क्षेत्रीय राजा से विवाद चलते रहता था। जैसे हम बताएं, विजयनगर का हमेशा बहमनी से, तो कभी बीजापुर से, तो कभी गोलकुंडा से, तो कभी बरार से, हमेशा क्षेत्रीय राजाओं से इसका दुश्मनी होते रहता था, आपस में लड़ाई होते रहता था। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजाओं से लड़ाई भी एक कारण था जिसके कारण विजयनगर कमजोर होता चला। साथ ही साथ यहाँ दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय राजाओं से भी इसका खतरा था। तो एक तरफ सेंट्रल से भी लड़ रहा था, दूसरी तरफ क्षेत्रीय लेवल से भी लड़ रहा था, और इसका उत्तराधिकारी भी कमजोर हो गया था। तो इन कारणों से आप देखोगे कि जनरली विजयनगर कमजोर पड़ गया था। और जो सबसे मेन कारण जो आप अंतिम देखोगे, जो तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध जो आप देखोगे 1565 में, इसको राक्षसी कांगड़ी भी बोलते हैं। राक्षसी कांगड़ी का युद्ध, इसमें क्या हुआ कि तीन साम्राज्य आपस में मिलके, आप देखो कि बीजापुर, गोलकुंडा और आदिलाबाद मिलके क्या किए कि एक ग्रुप बनाए, तीन राज्य मिलके ग्रुप बनाए, और ये तीनों ग्रुप मिलके विजयनगर पर अटैक कर दिए। तो विजयनगर पर अटैक कर दिए तो तीन ओर से अटैक होने के कारण विजयनगर अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया, और जिसके कारण जो कमजोर उत्तराधिकारी था, आप देखोगे अच्युत राय जो था कृष्णदेवराय के बाद, तो बहुत ही कमजोर शासक था। तो बाद में आप देखो कि इन तीनों तरफ से अटैक होने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाए। संभाल नहीं पाने के कारण क्या हुआ? इनका अंत हो गया। अब आप बताओ, अगर विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा, सबसे पहले कोई भी युद्ध होगा तो कोई भी युद्ध होने का परिणाम क्या होगा? किसी भी प्रकार का युद्ध होगा तो पहला परिणाम होगा कि जान और माल की हानि। मतलब लगभग 1 लाख 2 लाख से ज्यादा सैनिक मरा, बहुत सारे आदमी मरे, साथ ही साथ यहाँ के बहुत सारे संपत्ति को भी क्षति पहुंचा, संपत्ति कुछ लूट के लेके चले गए, तो जान और माल की हानि हो गया। फिर विजयनगर सांस्कृतिक धरोहर था, उसका धीरे धीरे क्या होने लगा? क्षति होने लगा, डिक्लाइन करने लगा। साथ ही साथ विजयनगर के जितने भी जो साम्राज्य थे वो उत्तर में शिफ्ट कर गए। जो विजयनगर का जितने भी सांस्कृतिक धरोहर था, या तो इधर पूरब में शिफ्ट कर गए या उत्तर में शिफ्ट कर गए। जितने भी जो कला क्षेत्र के जो भी विद्वान वगैरह था, जनरली कहीं और शिफ्ट कर गए विजयनगर के साम्राज्य के पतन के कारण। तो इसका आप देखोगे कि सांस्कृतिक धरोहर का जो क्या होगा? हस्तांतरण हो गया, जान माल की हानि हो गई, सांस्कृतिक पतन हो गया। और आप देखो कि हमेशा इसके कारण जो है कि मुस्लिम शासकों से हमेशा इसका क्या रहा? एक दुश्मनी रहा, एक मुसीबत रहा, क्योंकि तीनों साम्राज्य मिलकर इसका क्या कर दिया था? पतन कर दिया था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम मिला, इस पे भी एक सवाल आता ही आता है। तो बाकी आप इसको हम एक पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा सा जितना भी हम लोग पढ़े हैं एक थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग बताएंगे, देख लो, आप खुद देखो कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पे है और विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे है। तो बाकी आप देखोगे इसके आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ये हम बता चुके थे, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहोगे तो लो। कि देखो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक है और यहाँ मुमदी सिंह आया। यही है तुम्हारा आपका किसका? ये जो किस साम्राज्य का है? आप देखो कि कामपिली का है, ये कामपिली का है। और इसी के अंदर में हरिहर और बुक का मंत्री थे, जिसके कारण बाद में आप देखोगे इसको। और ये तो आप विजयनगर साम्राज्य का मैप देख ही रहे हो। फिर विजयनगर की जलापूर्ति, इसको थोड़ा सा मैं
विजयनगर का जलापूर्ति आप देखोगे तो बताएं कि विजयनगर का जो वाटर रिसोर्स है, तो इस पे हमेशा एक सवाल आता है। तो विजयनगर में जो 2 नदियां थी आप देख ही रहे हो, कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णदेवराय ने नदियों की व्यवस्था की थी, इन नदियों से विजयनगर की जलापूर्ति होती थी। कमलापुरम जलाशय की विशेषता, कमलापुरम एक जलाशय, एक हौज था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नदियों से क्या होता था कि पानी आके इकट्ठा होता था। तो इसको क्या करते, दैनिक कार्य के लिए भी यूज होता था, सिंचाई कार्यों के लिए भी यूज होता था, राजकीय कार्यों के लिए भी यूज होता था। तो आप देखोगे ऐसा नहीं, इसका जो एक जलाशय है उसको खेती के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्रामीण को भी दे रहे हैं और राजा भी इसका यूज कर रहा है। फिर एक हिरिया नहर भी बनाया था, इसके माध्यम से भी वाटर क्राइसिस दूर किया जाता था। अब अभी जो हम लोग किलेबंदी के बारे में पढ़ेंगे, किलेबंदी तथा सड़कें। तो किलेबंदी में हम बताएं कि 7 लेवल पर इसका किलाबंदी किया गया था। सबसे पहले पहाड़ियों को आपस में जोड़ना, फिर जंगल की घेराबंदी करना, फिर खेतों की या कृषि क्षेत्र की घेराबंदी। हम रीजन भी बताए थे कि कृषि क्षेत्र को घेराबंदी क्यों किया गया था। फिर गांव की घेराबंदी, शहर की बाहरी भाग की घेराबंदी, शहर की आंतरिक भाग की घेराबंदी और राजाओं के केंद्र की घेराबंदी। तो मतलब विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही सुरक्षित किया गया था। हालांकि इसका कॉस्टली अब इसमें था कि सारा पॉइंट को ही एक्सप्लेन किए हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही बिंदु जो मैं समझा चुका हूँ कि क्या है नहीं है, सेम बिंदु है। आप इसको आराम से या तो आप नोट्स लो। अब विजयनगर का पतन के बारे में मैं ऑलरेडी बताया कि पतन में क्या पड़ोसी राज्यों से शत्रुता था। बीजापुर हो गया, बरार हो गया, गोलकुंडा हो गया, तो आप देखोगे बहमनी राज हो गया। अयोग्य उत्तराधिकारी बताए थे कि कृष्णदेवराय के बाद आप देखो कि कोई इंपॉर्टेंट उस तरह का उत्तराधिकारी नहीं बना। उड़ीसा और बीजापुर के साथ इसका बीच में एक झगड़ा हो गया था, तो जिसके कारण इसका उड़ीसा और बीजापुर के साथ दुश्मनी था। फिर आप देखो गोलकुंडा और बीजापुर पे खुद सैन्य अभियान किया था, उसके कारण भी इसका दुश्मनी हो गया था। तो आप देखो कि उड़ीसा को भी दुश्मन बना लिया, बीजापुर को भी दुश्मन बना लिया, गोलकुंडा को भी दुश्मन बना लिया, साथ ही साथ बहमनी राज को भी दुश्मन बना लिया। तो आप बताओ, जब इतना सारा दुश्मन आप बना चुके क्षेत्रीय दुश्मन, तो इन लोग आपस में क्या होता, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो आपके 3 दुश्मन है, बहमनी भी दुश्मन है, आपके बीजापुर भी दुश्मन है, आपके गोलकुंडा भी दुश्मन है। तो इतने सारे को दुश्मन बनाओगे तो दुश्मन दुश्मन आपन में दोस्त होकर वही सारे मिलकर आप पर अटैक कर दिए। तो ये तालीकोटा का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध पूछता है। तालीकोटा के युद्ध में ही अंत होता है विजयनगर का। इसको राक्षसी कांगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग आगे एक्सप्लेन किए कि पड़ोसी राज्य से कैसे शत्रुता था। राजा भी निरंकुश था, कमजोर तो था। निरंकुश का मतलब जनता के बीच में पॉपुलर नहीं था, जनता का कल्याण का काम करता ही नहीं था। अगर जनता का कल्याण करता तो जनता इसका समर्थन करता, लेकिन कृष्णदेव के राय के बाद कोई राजा पॉपुलर नहीं हुआ, जनता के बीच में पॉपुलर हुआ ही नहीं था। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। ये जो राक्षस ताड़ी आप जो बता रहे थे, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस ताड़ी का युद्ध भी बोलते हैं शायद, तो सर ये कब हुआ था, इसका डेट थोड़ा सा डेट ये सर, तालीकोटा यहाँ पर डेट लिखा हुआ है सर 1565 में। जी सर। तो आप इसको देख सकते हो, तालीकोटा का युद्ध था विजयनगर साम्राज्य का 1565 में होता है। इसमें देखो 3 दुश्मन है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। हालांकि इसका बहमनी के साथ भी दुश्मनी है, उड़ीसा के साथ भी दुश्मनी है, लेकिन एक पूछता है कि राजसी कांगड़ी या फिर तालीकोटा में किसने ग्रुप बनाया था। तो आप ये 3 का नाम याद रखोगे, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने मिलकर इसका क्या बना था। उस समय विजयनगर के जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो राम राय थे। तो इससे सब इसी को है राजसी कांगड़ी का युद्ध, यही है। फिर परिणाम में आप जान ही रहो कि परिणाम क्या हो, कोई भी युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो आप देख लो कि जान माल की हानि होगा, पतन होने की शुरुआत हो जाएगा, शहरी केंद्रों का हस्तांतरण होगा और विजयनगर जो मुस्लिम शक्ति से हमेशा मुसीबत में रहेंगे। तो इसका परिणाम निकला। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे कि विदेशी यात्रा कौन कौन आए। तो मैं चाहूंगा इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो कि कितने सारे दुश्मन है यहाँ पर। विजयनगर साम्राज्य है, बीजापुर है, बिदार है, अहमदनगर, बेरार, गोलकुंडा, ये सारे दुश्मन है इनके विजयनगर के। ये सारे आपस में गुट बना के इन पे अटैक किए थे। तो आप देखोगे कि इसका अंत तो होना ही था। फिर आप देखो, हाँ, इससे क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन विदेशी यात्री आए। तो निकोलो कोंटी कहाँ का था, इटली का, 1420 में देवराय प्रथम के काल में आया। अब्दुल रजाक फारस का था, 1442 ईस्वी में देवराय टू के काल में आया। नूनीज पुर्तगाली था, अच्युत राय के काल में आया था, जो बहुत ही कमजोर शासक था।
अब बात करोगे डोमिंग पास और बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेवराय के काल में आते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा सवाल पूछता है। इससे हमेशा आप देखोगे कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी था च्युतराय, और च्युतराय बहुत ही कमजोर था, तो इसके लेकिन डोमिंगो पास और बारबोसा से क्वेश्चन पूछता है कि दोनों किसके कार्यकाल में है। तो ये पांचों आप पढ़ लो, क्योंकि विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्री से एक सवाल आता है। फिर आप देखो कृष्णदेवराय इतने महान राजा क्यों थे, इससे आप लोग खुद से नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत ही लिबरल थे, बहुत ही उदार थे, बहुत ही सहिष्णु थे। इनके कार्यकाल में सारे जनता खुश थे, सांस्कृतिक रूप से भी अच्छे थे, मुस्लिमों को भी संरक्षण दिए हुए थे। साथ ही आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अपने माँ के नाम पर नांगलपुरम एक राज का भी निर्माण किए। तो कहीं नहीं कृष्णदेवराय पे छोटा सा नोट आप लोग बनाइए, आप लोग के लिए होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, और बाकी इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, और जो भी आपको लगता है कि मेरे में अगर कुछ कमियां है तो कमेंट करिए, मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। और जिस भी चीज़ पर अगर आपको वीडियो लगे कि सर इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के डालिए, तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर विजयनगर साम्राज्य में मुझे सर बहुत ज़्यादा मतलब डाउट्स थे, और आज इस क्लास के बाद सर मेरे तो लगभग सारे डाउट्स जो है, क्योंकि सर विजयनगर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे सर प्रत्येक एग्ज़ाम में, यानी कि ये और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप बीपीएससी ले लो, यूपीएससी, सब में ही सर मैं देखता हूँ कि इससे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।